जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके खुद के चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया आर्टिकल लेकर। क्या मैं नया तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आर्टिकल नया तो नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये तब की बात है जब मैंने अपना खुद का करियर शुरू किया ही था। मतलब आई थिंक उससे भी पुरानी बात है, क्योंकि मैंने अपना करियर शुरू किया था 2010 में। एंड क्योंकि मैंने एक बीपीओ से शुरुआत करी थी, तो बीपीओ में इस किस्से के बहुत बोलचाल थे, हर कोई इसी के बारे में बात करता था। तो ये उसी के आसपास की बात है। एग्जैक्टली टाइम तो मैं नहीं बता पाऊँगा। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैं कौन से किस्से के बारे में बात कर रहा हूँ। ये किस्सा है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ के बारे में। इसके बहुत से आर्टिकल भी छपे हैं, काफ़ी टाइम ये न्यूज़ में भी रहा था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या ये आर्टिकल था और मेरा इसके बारे में क्या विचार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सैफरन बीपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये गुड़गांव में लोकेटेड था। अगर आज भी आप इसके बारे में गूगल मैप पे सर्च करोगे तो आपकी लोकेशन इसकी मिल जाएगी, बट ये अब बंद हो चुका है। एंड आई थिंक बंद हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो कहा जाता है कि इस बीपीओ में एक सेल्स का प्रोसेस चलता था, जैसे कि होते नहीं अपने क्रेडिट कार्ड सेल्स, मतलब कोई भी सर्विस सेल्स जो पीपीओ एम्प्लॉयज़ जनरली कॉल्स करके करते हैं, तो वो उसका प्रोसेस था उनके पास। एंड उसमें एक इनकी एम्प्लॉय थी रोज़ नाम से। कहते कि बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थी वो, काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती थी। एंड 3-4 महीने शायद उसने लगातार परफॉर्मर ऑफ द मंथ का भी टाइटल लिया था। एंड काफ़ी बोल चाल था उसके बारे में पूरे ऑफिस में। लाइक स्टार परफॉर्मर जैसा होता है ना, कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हर कोई उसका एग्जाम्पल देता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। तो उसके भी बहुत चर्चे थे उसके ऑफिस में। तो कहा जाता है कि एक बार ऐसा ही हुआ था, मतलब 3-4 महीने से तो वो परफॉर्मर ऑफ द ईयर बनी रही थी। तो जो किस्सा मैंने सुना मैं आपको वो बताता हूँ। एग्जैक्टली आर्टिकल से थोड़ा हट के है, क्योंकि आर्टिकल में तो बहुत बेसिक चीज़ें से बताया है कि जो भी मतलब बेसिक था इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ऐसे ही बताया। तो मैंने जो सुना था मैं आपको वो बताता हूँ कि वो लड़की 3-4 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सबकी मतलब बहुत चहेती थी, सब उसके एग्जाम्पल्स देते थे। तो एक बार की बात है, नाइट शिफ्ट थी उसकी, सेल्स में थी। कहते कि वो बैठी हुई थी, लेकिन मतलब उसका दिख रहा था कि उसकी कॉल चल रही है, बट ना वो किसी से बात कर रही है ना कुछ, बस वो चल रही है और चलती जा रही है, कुछ बात नहीं हो रही आगे उसके बारे में, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही उसकी। तो उसके टीम लीडर ने देखा होगा उसको कि भैया काफ़ी टाइम से ऐसे ही हेडफोन माइक लगा के बैठी हुई है, बट कुछ बोल नहीं रही है, कॉल ऑन है, कॉल चल रही है इतने घंटे से। तो उसने बड़ी देर तक देखा देखा देखा, आई थिंक अराउंड 1 घंटा हो गया था वो कॉल को स्ट्रेच हुए, तब तक 1 घंटे तक उसके टीम लीडर ने उसको कुछ नहीं बोला। एंड 1 घंटे का टाइम जैसे ही हुआ तो उसने कहते कि हेडफोन रखा अपना, कॉल बंद हुई, एंड वो बिना किसी से कुछ बोले अपना बैग उठा के वहाँ से गायब हो गई, वो चली गई। मतलब वैसे तो कैब सर्विस कहते हैं कि वो लेती थी, लेकिन उस दिन वो जल्दी चली गई, बस निकल गई। तो सब बड़े हैरान थे कि अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, किसी को पता नहीं चला। और उस दिन के बाद से 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वो आई नहीं, वो ऑफिस ही नहीं आती थी। जो उसने अपने ऑफिस में नंबर दिया हुआ था, वो नंबर जब मिलाते थे वो स्विच ऑफ बताता था। जो उसने इमरजेंसी नंबर दिया हुआ था वो नंबर कहते थे डज नॉट एग्जिस्ट आता था उसमें। तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था उसके बारे में कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। तो ठीक है, तो अब काफ़ी टाइम, अब नॉर्मल जो ऑफिस की जो फॉर्मेलिटीज होती थी वो हो गई, टर्मिनेशन चला गया उसका, टर्मिनेट हो गई वो, क्योंकि इतने टाइम से जब आई नहीं रही थी ऑफिस, तो ऑफिस वालों ने उसको टर्मिनेट कर दिया। पर उसके टीम लीडर को उसकी चिंता थी कि आखिर एकदम से लड़की गायब कैसे हो सकती है, आखिर ऐसा हुआ क्या। तो उसने उसके जो कैब मेंबर्स थे जो उसके साथ कैब में आया जाया करते थे, उन्होंने उससे बात करी और पूछा कि भैया ये कहाँ ड्रॉप लेती थी, किधर रहती थी। तो उन्होंने बताया उसको कि कहाँ रहती थी वो। तो वो एक दिन खुद चला गया उस एरिया में, वहाँ पे गया, वहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पे पहुँचा। तो पता चला कि यहाँ पे तो कोई रोज़ नाम की लड़की रहती ही नहीं, यहाँ पे कभी कोई रहे ही नहीं ऐसे नाम की। वो फिर हैरान, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया इसे मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल।
तो ठीक है, निराश होकर वापस आके ऐसे करते करते आई थिंक 3-4 महीने निकल गए। 3-4 महीने निकलने के बाद अभी आई डोंट नो क्या था वो क्या नहीं, बट उस टीम लीडर को उसकी चिंता चल रही थी तब भी कि भैया आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। तो उसने क्या किया, जो उसने इमरजेंसी नंबर दिया हुआ था अपना ऑफिस में, उसने उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई, ठीक है। और वो एड्रेस निकला समवेयर अराउंड ग्वालियर का। ग्वालियर का वो एड्रेस था जिस नाम जो नंबर पे वो इशूड था। तो ये बंदा वहाँ भी गया, मतलब उसका टीम लीडर वहाँ भी चला गया एंड वहाँ जाके उसने पता करने की कोशिश करी कि अब रोज़ के बारे में। तो वो गया उस घर में, उसने घर की घंटी बजाई एंड जब दरवाज़ा खोला तो एक बुज़ुर्ग से अंकल आए वहाँ से बाहर। तो उन्होंने पूछा भी कौन, तो उन्होंने कहा कि उसे रोज़ से मिलना है। तो वो हैरान हो गए एकदम कि रोज़ से मिलना है। कहते हैं हाँ रोज़ से मिलना है। वो एकदम से ऐसे ऑफिस से कैसे गायब हो गई, वो तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, उसको कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप बताइए हम हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा एक मिनट शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर आओ। पहले तो उसको घर के अंदर लेके आए, पानी वानी पिलाया। इतने में उस लड़की की मम्मी भी आ गई। कहते हैं आप किस रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने बाकायदा फ़ोटो, मतलब फ़ोटो तो नहीं, सॉरी कुछ ऐसा फ़ोटो तो नहीं थी, बट कुछ उसने पहचान बताई कि भैया मैं इस रोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसने ये नंबर दिया हुआ था ऑफिस के इमरजेंसी नंबर्स में एंड मैं तो आपका नंबर तो चल नहीं रहा। कहते हाँ ये नंबर तो बंद हुए तो 3-4 साल हो गए। कहते हाँ तो मैं इसी नंबर से आपका एड्रेस निकलवा के आया हूँ। तो कहते हैं देखो बेटा नंबर तो आपने सही दिया है, बट आपको मैं बता दूँ रोज़ को गुजरे हुए 4 साल हो गए। ये सुन के उस टीम लीडर की हालत हो गई खराब। कहते हैं आप 3-4 साल पहले की बात करें, 4-5 महीने पहले तक तो हमारे साथ जॉब कर रही थी, मेरी टीम में थी। कहता बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स चांस ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये सुन के कहते हैं कि उस जो टीम लीडर था वो अपना थोड़ा ना मेंटल स्टेबिलिटी खो बैठा। उसको यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की से अब मैं इतने टाइम मैंने काम किया, हंसा हूँ, खेला हूँ, बातें करी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो तब भी उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसने कैसे भी करके बस अपने आप को मना लिया कि ठीक है अंकल आंटी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। तो बट ये 3-4 महीने से जो वो लड़की परफॉर्म कर रही थी, उससे जॉब कर रही थी, उसका क्या। तो वो वापस अपने ऑफिस आया। कहते कि उसने उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जितने भी उसकी, मतलब आपको पता ही होगा अगर आप बीपीओ में कभी जॉब करते हो तो जो भी कन्वर्जेशंस होती हैं एम्प्लॉयज़ की वो सारी रिकॉर्ड होती हैं। तो कहते उसने सारी रिकॉर्डिंग्स निकलवाई। उसने रिकॉर्डिंग्स निकलवाई, एक एक रिकॉर्डिंग वो सुनने बैठा और उसके पाँव तले ज़मीन निकली तब जब उसने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुननी शुरू करी। कहते कि उसका ऐसा कहना था कि जितनी भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स आई थी वो सब ब्लैंक थी। उनमें ना इस तरफ से कोई आवाज़ थी ना उस तरफ से कोई आवाज़ थी, बट हाँ कॉल चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बट उसमें किसी की भी आवाज़ नहीं थी। कहते हैं कि जब ये असलियत उसको पता चली और ये कॉल रिकॉर्डिंग जब उसने सुनी, वो पूरी तरह बीमार हो गया। मैं अगर साफ शब्दों में बोलूँ तो वो अपना मेंटल बैलेंस टोटली खो बैठा था। कहते कि वो आज तक नॉर्मल नहीं हुआ है। कहता है कि आज भी उसको सपने में रोज़ दिखाई देती है और रोज़ आके उसको यही धमकियाँ देती है कि तूने मेरे बारे में पता करने की कोशिश क्यों करी, मेरा समय पूरा हो गया था, मैं चली गई तेरे आसपास से। और आज भी उसके सामने अगर रोज़ का नाम लो तो वो अच्छे से काम जाता है। तो दोस्तों ये बहुत पुराना किस्सा है। ये जैसे मैंने बोला था कि जब मैंने अपनी बीपीओ कैरियर की शुरुआत करी थी तब से मैं ये किस्सा सुन रहा हूँ। मतलब देखो अब मैं आता हूँ अपने कंक्लूजन पे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट ये कहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी बीपीओस हैं, हर बीपीओ में अगर आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा किस्सा ज़रूर सुनने को मिलेगा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में।
अब मैंने कई बीपीओ में जॉब की है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है इनके नाम लेने के, पर दिल्ली, गुड़गांव, इन दोनों जगह के मैंने काफ़ी बीपीओस में काम किया। एंड जब भी ट्रेनिंग का टाइम होता था, जब सब हंस खेल रहे होते थे, मस्ती मजाक कर रहे होते थे, तब हर कोई एक, मतलब इतने ग्रुप में से कोई एक ना एक बंदा होता था जो उस बिल्डिंग के, उस कंपनी की कोई एक हॉन्टेड स्टोरी बताता था। कहीं पे जैसे ये सैफरन बीपीओ की तरह की स्टोरी, कहीं पे कहते कि भैया पूरा एक फ्लोर बंद है, हॉन्टेड है इसलिए बंद है, कहीं कहते थे कि भैया वॉशरूम में कई बार लड़कियों ने फील किया है। तो ऐसे 10,000 केसेस तो मैं सुन चुका हूँ 10,000 सॉरी ज़्यादा बोल दी, बट ठीक है, बहुत किस्से सुन चुका हूँ मैं, और हर बीपीओ का एक अलग किस्सा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इन चीज़ों को तो नहीं मानता। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। तो पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अगर वो आत्मा थी, वो एक असली लड़की नहीं थी, तो भाई एक आत्मा को नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, नौकरी कर दी, ठीक है जी, चलो मैं कहता हूँ नौकरी की भी ज़रूरत थी, उसको अपने पैसे बनाने होंगे, कुछ भी करना होगा, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ कंपनी वालों से, भाई अगर कंपनी वालों ने अगर उसको नौकरी पे रखा था तो क्या उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करी थी? भाई मुझे तो अपने किस्से में पता है, जब मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेरे घर तक आए थे पता करने कि भैया यहीं पे लड़का ही रहता है, नहीं रहता, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ना हुई हो? चलो मानता हूँ, चलो चलो मैं कहता हूँ वो भी गलती से स्किप हो गई होगी, नहीं करी। इनका कहना है कि 3-4 महीने से वो बेस्ट परफॉर्म कर रही थी। अब जब सारी कॉल्स अगर ब्लैंक थी तो ये परफॉर्म क्या कर रही थी? कि ऐसा क्या रेवेन्यू जनरेट करके दे रही थी इनको? अब ये भी होने लगे क्या कि बिना कुछ बोले, बिना बात करे बस वो परफॉर्मर बनती गई? एक पॉइंट ये भी आ आता है। अब वो कहते हैं कि कैब ड्राइवर उसको जहाँ छोड़ के जाता था वो एड्रेस पे जब वो गए तो वहाँ पे नहीं मिली। चलो 1% को चलो मान लो कि ठीक है, चलो वो किराएदार होगी, शायद किराए पे रहती होगी, छोड़ के चली गई तो इसलिए उन्होंने कह दिया होगा नहीं रहती यहाँ पे। तो मेरा होलसम पॉइंट सिर्फ इतना है कि मुझे ये कहानी पूरी एक बनावटी लगती है और काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ ये सैफरन बीपीओ के बारे में, बहुत लोगों से सुना है। तो फॉर मी इट्स टोटल रबिश। जितनी बातें इन्होंने बताई हैं कि परफॉर्मेंस, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, यार ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो परफॉर्मर थी, अगर वो परफॉर्म करके दे रही थी तो क्या रेवेन्यू जनरेट करके दिया? अगर कॉल्स रिकॉर्ड्स ही ब्लैंक है तो कौन सा रेवेन्यू जनरेट करके दिया इसने? एज एन एम्प्लॉय मैं भी जानता हूँ कि हमारे कॉल्स जो हैं हर 2-3 दिन के बाद सुने जाते थे। क्या इसके कॉल्स इन्होंने 3-4 महीने तक सुने ही नहीं? मतलब क्या इनका कभी, इनके कभी जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, कभी उनको ये क्यूरोसिटी नहीं हुई कि ये जो एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है, परफॉर्मर बन रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है, किस तरह से बात करके कस्टमर को कन्विंस कर रहा है कि ये परफॉर्म कर पा रहा है? तो ठीक है, फॉर मी मैं ये मानता हूँ कि ये सब एक बकवास है। एंड हर बीपीओ की तरह ये भी एक बीपीओ की कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं इतना चाहूँगा कि अगर आपके इसके बारे में कोई विचार हो, कोई आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। अगर आपकी कोई सजेशन हो कोई और आर्टिकल्स के बारे में जिसके बारे में आप चाहो कि मैं पढ़ूँ, उसके बारे में अपना एक रिव्यू दूँ, तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो आज का आर्टिकल में दोस्तों इतना ही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, और जो भी मैंने इसके बारे में रिव्यूज़ दिए हैं, जो मेरे फैक्ट चेक्स हैं, शायद आपको वो भी पसंद आए हों। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को। आपकी कोई सजेशंस हो, कोई आर्टिकल जिस पे आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दे। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी वीडियोस बहुत लेट आती हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब तक मैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं हो जाता, तब तक मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बनाता। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। धन्यवाद।